अर्शी को डलाने के लिए ऋषि ने रची साजिश। घर में दिखी सफेद साड़ी में नूतन की परछाई आज की रात कोलकाता के इतिहास में दर्ज होने वाली है। बाहर आसमान का सीना चीर कर गिरती हुई बिजली और बादलों की वो डरावनी गड़गड़ाहट मानो कुदरत का इशारा है कि आज धरती पर पाप का घड़ा फूटने वाला है। मैं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा अभी अभी फिल्म सिटी के उस सेट से लौटी हूं जहां आज इंडियन टेलीविजन के इतिहास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिल दहला देने वाला सीक्वेंस शूट किया गया है। सेट पर जो खामोशी थी वो किसी कब्रिस्तान की शांति जैसी थी, और उस शांति के बीच हमारे हीरो एसपी ऋषि की आंखों में जो आग थी वो साफ बता रही थी कि आज बोस हाउस की दीवारों में कैद 20 साल पुराने उस राज का पर्दाफाश होकर रहेगा जिसने 2 पीढ़ियों की खुशियों को निगल लिया है। आज की कहानी में नफरत है, साजिश है और एक औरत की अपनी सौतन के प्रति वो जलन है जो उसे इंसान से शैतान बना देती है। कहानी उस मुकाम पर खड़ी है जहां एसपी ऋषि ने कानून की किताबों को बंद करके न्याय का एक नया तरीका अपनाया है। हम सब जानते हैं कि ऋषि इस घर में सिर्फ अदिति का पति बनकर नहीं आया है, उसके सीने में अपनी पहली पत्नी छोटी झनक को खोने का दर्द है, और उस दर्द की वजह है उसकी सास अर्शी बोस। ऋषि को पक्का यकीन है कि अर्शी ने ही नूतन यानी बड़ी झनक की मां को मारा था और उसी ने छोटी झनक को गायब किया है। लेकिन अर्शी वो शातिर खिलाड़ी है जिसके खिलाफ सबूत ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। इसलिए ऋषि ने तय किया है कि अर्शी को तोड़ने के लिए उसे उसके सबसे गहरे डर से मिलवाना होगा। और अर्शी का सबसे गहरा डर पुलिस नहीं, जेल नहीं, अर्शी का सबसे गहरा डर है उसकी सौतन नूतन। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजे का इशारा कर रही हैं। बोस विला, जो अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है, आज किसी भूतिया किले जैसा लग रहा है। मेकर्स ने माहौल को डरावना बनाने के लिए विंड मशीन और रेन मशीन का पूरा इस्तेमाल किया है। खिड़कियों के शीशे हवा के थपेड़ों से खड़खड़ा रहे हैं। घर के अंदर गहरा सन्नाटा है। अनिरुद्ध अपनी दवाइयां लेकर गहरी नींद में है। उन्हें खबर भी नहीं कि उनकी पत्नी अर्शी का असली चेहरा आज दुनिया के सामने आने वाला है। लेकिन इस सन्नाटे में ऋषि जाग रहा है। ऋषि ने पिछले 48 घंटों में घर के लिविंग एरिया को एक साइकोलॉजिकल ट्रैप मानो मनोवैज्ञानिक जाल में बदल दिया है। उसने हाईटेक 3D प्रोजेक्टर्स, सराउंड साउंड सिस्टम और स्पेशल इफेक्ट्स का ऐसा जाल बुना है जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को मिटा देगा। ऋषि लिविंग रूम के एक अंधेरे कोने में सोफे के पीछे छिपा हुआ है। उसके हाथ में एक टैबलेट है जिससे वो इस पूरे हॉरर शो को कंट्रोल करेगा। उसकी सांसें थमी हुई हैं। नजरें अर्शी के कमरे के दरवाजे पर गड़ी हैं। तभी ऊपर की मंजिल पर एक आहट होती है। अर्शी बोस के कमरे का दरवाजा खुलने की वो मनहूस चरचराहट सन्नाटे को चीरती है। जैसा कि ऋषि ने अनुमान लगाया था, अर्शी को रात में बेचैनी होती है। शायद नूतन की यादें या शायद उसका अपना गिल्ट उसे सोने नहीं देता। अर्शी अपनी महंगी सिल्क नाइटी पहने चेहरे पर तनाव की लकीरें लिए कमरे से बाहर निकलती है। उसे प्यास लगी है। वो अपनी ही धुन में बेखौफ होकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। उसे लगता है कि ये घर उसका साम्राज्य है जहां उसकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन उसे नहीं पता कि आज उसकी मर्जी नहीं बल्कि उसके पापों का हिसाब चलने वाला है। अर्शी जैसे ही सीढ़ियों के बीच में पहुंचती है, ऋषि अपना पहला दांव चलता है। वो टैबलेट पर एक बटन दबाता है। खटैक! एक झटके में पूरे बोस विला की लाइट्स चली जाती हैं। वो रोशनी जिस पर अर्शी को इतना घमंड था, वो एक पल में गायब हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा, इतना घना कि हाथ को हाथ ना दिखे। अर्शी घबरा जाती है। ये लाइट कैसे चली गई? वो बड़बड़ाती है। उसकी आवाज़ में डर की पहली कंपन महसूस की जा सकती है। बाहर बिजली कड़कती है और उस पल की रोशनी में अर्शी का चेहरा पीला पड़ा हुआ दिखता है। वो रेलिंग को कसकर पकड़ लेती है, अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उस अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आती है। छन छन छन। अर्शी के कदम ठिठक जाते हैं। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। ये आवाज़, ये पायल की आवाज़, ये उसके लिए अनजान नहीं है। 20 साल पहले जब नूतन इस दुनिया में थी, तब यही आवाज़ अर्शी के कानों में जहर घोला करती थी। ये नूतन की पायल की आवाज़ है। अर्शी अपनी सांसों को रोक लेती है। वो इधर उधर देखती है। कौन है? वो धीमी आवाज़ में पूछती है, लेकिन जवाब में उसे कोई इंसान नहीं मिलता।
ऋषि ने साउंड सिस्टम को इस तरह सेट किया है कि आवाज़ चारों तरफ से गूंज रही है, जैसे दीवारों से आ रही हो। छन छन छन। ये आवाज़ अब करीब आ रही है। अर्शी का गला सूखने लगता है। उसे लगता है कि उसका अतीत कब्र से निकलकर वापस आ गया है। तभी हॉल के ठीक बीचों बीच फर्श से कुछ इंच ऊपर एक हल्की नीली और सफ़ेद धुंध दिखाई देती है। ऋषि ने ड्राई आइस मशीन का इस्तेमाल किया है ताकि माहौल को रूहानी बनाया जा सके। उस धुंध के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरती है। प्रोजेक्टर की मदद से हवा में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। उसने वही पुरानी सफ़ेद साड़ी पहनी है जो नूतन ने अपनी मौत के दिन पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा पीला है और आंखों में वो दर्द है जो किसी की भी रूह कंपा दे। ऋषि ने एआई तकनीक से नूतन के चेहरे को रिक्रिएट किया है, जो अंधेरे में बिल्कुल असली आत्मा लग रही है। अर्शी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ से पानी की बोतल छूट जाती है और प्लास्टिक की बोतल के गिरने की आवाज़ सन्नाटे में बम फटने जैसी लगती है। अर्शी चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में फंस जाती है। वो बस कांपते हुए उस परछाई को देख रही है और फिर वो परछाई अपना मुंह खोलती है। एक गूंजती हुई भारी आवाज़ आती है, अर्शी, क्या तुझे लगा मैं मर गई? तूने मेरा शरीर जला दिया, लेकिन मेरी तड़प को कैसे जलाएगी? अर्शी घुटनों के बल सीढ़ियों पर बैठ जाती है। वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है। नहीं नहीं, ये झूठ है, नूतन मर चुकी है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे अर्शी की तरफ बढ़ने लगती है। ऋषि ने जूम इफेक्ट का इस्तेमाल किया है, जिससे लगता है कि आत्मा अर्शी के ऊपर चढ़ रही है। आवाज़ अब और तेज और ज़्यादा डरावनी हो जाती है। क्यों मारा मुझे अर्शी? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? मैंने तो अनिरुद्ध को छोड़ दिया था। मैं तो अपनी दुनिया में खुश थी, फिर भी तूने मुझे क्यों मारा? यही वो सवाल है जो अर्शी की दुखती रग है। ये सवाल उसके मानसिक संतुलन को हिला देता है। अर्शी का डर अब गुस्से और जलन में बदलने लगता है। वो जलन जो 20 साल से उसके अंदर लावे की तरह उबल रही थी। अर्शी का आपा खो जाता है। उसे लगता है कि वो सचमुच नूतन की आत्मा से बात कर रही है। हाँ, मारा मैंने तुझे, मार दिया मैंने तुझे, क्योंकि तू मेरी सौतन थी नूतन, तू मेरी सौतन थी। दोस्तों, ये वो पल है जिसे शूट करते वक्त सेट पर मौजूद हर इंसान की सांसें थम गई थी। अर्शी का कन्फेशन यानी कबूल नामा शुरू हो चुका है। वो रोते हुए लेकिन नफरत भरी आंखों से उस परछाई को देखती है और चिल्लाती है, तूने अनिरुद्ध को छोड़ दिया था, लेकिन अनिरुद्ध ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। हम दोनों एक ही बिस्तर पर होते थे, लेकिन वो करवट बदल बदल कर तेरा नाम लेता था। उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसकी खामोशी में, हर जगह सिर्फ तू थी नूतन। मैं उसकी पत्नी थी, समाज के सामने, दुनिया के सामने, लेकिन उसके दिल में तू मालकिन बनकर बैठी थी। अर्शी का दर्द और उसका पागलपन बाहर आता है। वो आगे कहती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक औरत गरीबी सह सकती है, मार सह सकती है, लेकिन अपनी सौतन को अपने पति के दिल में नहीं सह सकती। मुझे जलन होती थी तुझसे, मुझे नफरत थी तेरी उस सादगी से जिस पर अनिरुद्ध मरता था। मुझे लगा अगर तू मर जाएगी तो अनिरुद्ध तुझे भूल जाएगा। इसलिए मैंने तुझे वो पागलपन की दवाइयां दी। मैंने डॉक्टर को खरीदा, तेरी रिपोर्ट्स बदली, तुझे दुनिया के सामने पागल साबित किया ताकि अनिरुद्ध को तुझसे घिन आए। मैंने तुझे मारा क्योंकि जब तक तू जिंदा थी मैं अनिरुद्ध की होकर भी उसकी नहीं थी। अर्शी फर्श पर सिर पटक पटक कर रो रही है। उसका ये सच कितना भयानक है। उसने किसी लालच में नहीं बल्कि सिर्फ जलन में एक हंसती खेलती जिंदगी को खत्म कर दिया। ऋषि जो अंधेरे में छिपा सब रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे आज पता चला कि नूतन माँ और उसकी पत्नी झनक की जिंदगी किस वजह से बर्बाद हुई। अर्शी अभी भी बड़बड़ा रही है, अनिरुद्ध सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तू मर गई नूतन, लेकिन जीत मेरी हुई। मैंने तेरी बेटी झनक को भी कभी खुश नहीं रहने दिया और उस छोटी झनक को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामे में एक और किरदार है जो अनजाने में इस खौफनाक सच का गवाह बन गया है। ऊपर की गैलरी में अंधेरे में पिलर के पीछे छिपी आदिति खड़ी है, ऋषि की पत्नी और अर्शी की बेटी। आदिति की नींद शोर से खुल गई थी। उसने अपनी माँ का वो रूप देख लिया था जो दुनिया से छिपा था। वो माँ जिसे वो अपनी ताकत मानती थी, आज वो एक हत्यारी, एक जलनखोर औरत निकली। आदिति का पूरा शरीर कांप रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके पिता यानी अनिरुद्ध की उदासी की वजह उसकी अपनी माँ है। जैसे ही अर्शी अपना जुर्म कबूल करती है, ऋषि अपने रिमोट का बटन दबाता है। वूं
नूतन की परछाई हवा में गायब हो जाती है, पायल की आवाज बंद हो जाती है और अगले ही पल खटाक पूरे हॉल की लाइट्स जल उठती हैं। अचानक हुई तेज रोशनी से अर्शी अपनी आंखें मींच लेती है। वो डरते डरते आंखें खोलती है। सामने न तो नूतन है न कोई आत्मा। हॉल खाली है। वो गहरी सांसें लेती है। उसे लगता है कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। वो लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने सोफे के पास खड़े शख्स पर पड़ती है। वहां खड़ा है एसपी ऋषि। ऋषि के चेहरे पर आज कोई भाव नहीं है, न गुस्सा न दुख, बस एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई मिशन पूरा हो गया हो। उसके हाथ में उसका मोबाइल है, जिसकी स्क्रीन अभी भी ऑन है। अर्शी उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। ऋषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांप रही है। ऋषि धीरे धीरे अर्शी के करीब आता है। उसके जूतों की आवाज हॉल में गूंजती है। वो अर्शी के सामने आकर रुकता है और अपना फोन अर्शी के चेहरे के सामने करता है। स्क्रीन पर अर्शी का वीडियो चल रहा है, वही वीडियो जिसमें वो चिल्ला चिल्लाकर कह रही है कि हाँ, मैंने मारा क्योंकि वो मेरी सौतन थी। ऋषि अपनी गंभीर आवाज में कहता है, सपना नहीं था सासू माँ, हकीकत थी। नूतन माँ की आत्मा तो नहीं आई, लेकिन उनकी यादों ने आज वो काम कर दिया जो कानून 20 सालों में नहीं कर पाया। आपकी जलन, आपकी वो इनसिक्योरिटी, सब रिकॉर्ड हो चुका है। अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वो ऋषि के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। वो ऋषि पर झपटती है, फोन छीनने की कोशिश करती है। ये झूठ है, तुमने मुझे डराया, ये कोर्ट में नहीं चलेगा। ऋषि उसका हाथ झटक देता है। अर्शी सोफे पर गिर पड़ती है। ऋषि कहता है, डर इंसान से सच बुलवाता है मिसेज अर्शी बोस। आज आपने साबित कर दिया कि आप अनिरुद्ध सर की पत्नी कहलाने लायक भी नहीं हैं। आपने एक माँ को उसकी बेटी से और एक पति को उसके प्यार से सिर्फ क्लैप क्लैप क्लैप। अर्शी और ऋषि ऊपर देखते हैं। अदिति नीचे उतर रही है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे हैं। अर्शी को लगा था कि उसकी बेटी उसे बचाएगी। वो हाथ बढ़ाती है। अदिति, बेटा, ये ऋषि झूठ बोल रहा है। लेकिन अदिति अपनी माँ के पास नहीं, बल्कि ऋषि के पास जाकर खड़ी होती है। झूठ ऋषि नहीं, आप बोल रही हैं माँ। अदिति की आवाज़ पत्थर जैसी सख्त है। मैंने सब सुना है, सब कुछ। बचपन से आपने मुझे सिखाया कि नूतन मासी बुरी थीं, झनक बुरी थी, लेकिन असली बुलाई तो आप हैं। आपने पापा के प्यार का कत्ल किया है माँ। आपने एक औरत को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि पापा उसे चाहते थे। अर्शी टूट जाती है। उसकी अपनी बेटी, उसका अपना खून आज उसके खिलाफ खड़ा है। ऋषि अदिति का हाथ थाम लेता है। अदिति, मुझे माफ़ करना, तुम्हें ये सब इस तरह देखना पड़ा, लेकिन सच सामने लाना ज़रूरी था। अदिति ऋषि की तरफ देखती है और कहती है, आपने सही किया ऋषि। मेरी माँ ने जो किया उसके माफ़ी नहीं है। मैं गवाही दूंगी। मैं कोर्ट में कहूँगी कि मेरी माँ एक कातिल है। अब सोचिए दोस्तों, जब सुबह होगी और अनिरुद्ध ये वीडियो देखेंगे तो क्या होगा? अनिरुद्ध जो आज भी नूतन की यादों के सहारे जी रहे हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पत्नी ही उनकी महबूबा की कातिल है, तो उनका दिल फट जाएगा। क्या अनिरुद्ध अर्शी को अपने हाथों से मार डालेंगे या ऋषि अर्शी को हथकड़ी पहना कर ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अर्शी ने वीडियो में कहा था कि मैं उस छोटी झनक को भी नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब छोटी झनक जिंदा है। ऋषि अब अर्शी की गर्दन पकड़कर पूछेगा कि उसकी झनक कहाँ है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए बोस हाउस के इस महाविस्फोट के लिए। ये एपिसोड आपकी आंखों से आंसू और दिल से आहें निकाल देगा। मैं आपकी पूजा फिल्म सिटी पर अपनी नज़र बनाए हुए हूँ। जैसे ही झनक के मिलने की खबर आएगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए कमेंट में बताएं, क्या जलन में किया गया कत्ल माफ किया जा सकता है?